नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम फिर से टारगेट यूपीएससी 2023 के एपिसोड नंबर 6 को लेकर आए, जिसका आप बहुत इंतजार कर रहे थे क्योंकि आपकी परीक्षा 28 मई को है। आपके पास समय भी बहुत कम है और अब अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग सीसेट के पेपर पे, सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं और आज यह 6ठा एपिसोड है। 5 एपिसोड आप लोगों ने देखा है, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप उसको देखकर बहुत कुछ सीख पाए होंगे और 2023 में जो परीक्षा होगी 28 मई को, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मेरा आज का टॉपिक क्या है? यूपीएससी 2021। हम लोग 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर 21 मतलब 2021 के हम लोग 2 एपिसोड को कर चुके हैं। आप लोगों ने 2 एपिसोड देख लिया है और आज का यह अंतिम एपिसोड 2021 का अंतिम एपिसोड है, तीसरा और वैसे 6ठा एपिसोड है। हम लोग वही करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन और टॉपिक हमारा रहता है सीसेट, है ना, जो 80 क्वेश्चंस का होता है। बाकी बातें आप लोगों को पता है। तो बिना देरी के हम सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इसमें है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये डेटा सफिशिएंसी से भी रिलेटेड है। डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें सारे चैप्टर के प्रश्न हो सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, डेटा सफिशिएंसी के अंदर चैप्टर होता है। डेटा सफिशिएंसी किसी चैप्टर पे बेस्ड होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति स्थान ए से एक अन्य व्यक्ति वाई, एक व्यक्ति है एक्स जो एक पॉइंट है ए से चलता है और एक दूसरा व्यक्ति है वाई जो पॉइंट बी मतलब कोई दूसरा स्थान है वहां से बी से चलता है एक ही समय पर और एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक दूसरे की ओर चलने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और दोनों स्थानों के बीच की दूरी भी दी हुई है 15 किलोमीटर, ठीक है। एक्स जो है मतलब व्यक्ति 1, पहला व्यक्ति जो है वो 1.5 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति है जो वाई, वो पहले घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर की एक समान चाल से चलता है और इसी प्रकार आगे भी जारी रखता है। इसी प्रकार आगे भी जारी रखने का मतलब 0.25 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार हर एक घंटे में बढ़ा रहा है ना, वो कंटिन्यू है। जबकि व्यक्ति 1 जो पहला व्यक्ति है एक्स, वो एक समान चाल 1.5 घंटे से ही चलता रहता है। तो अब हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन दोनों को, यहां पे जो पहला कथन है कि उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। दूसरा है वे दोनों ए तथा बी स्थानों के बीचों बीच मिलेंगे। अब यहां पे आपको 4 ऑप्शन है कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, एक और दोनों सही है और या तो दोनों सही नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस है ए और बी, है ना, पॉइंट ए और बी और 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हैं ये दोनों पॉइंट, ठीक है। व्यक्ति एक्स, ठीक है, यहां मान लेते हैं व्यक्ति एक्स है और यहां पे है व्यक्ति वाई। दोनों इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, व्यक्ति एक्स इधर और व्यक्ति वाई उधर से। हम अगर पहले स्टेटमेंट को ले कि उन दोनों के मिलने के 5 घंटे का समय लगेगा, मतलब उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा, तो ऐसा है क्या? अगर मान लेते व्यक्ति x 5 घंटे चला होगा 1.5 किलोमीटर की रफ्तार से, तो आपको पता है कि दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुना चाल। व्यक्ति x समय ले रहा है 5 घंटा और 1.5 की रफ्तार से चल रहा है, तो 7.5 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा 5 घंटे में। 7.5 का मतलब है यहां पे पहुंच गया। आपको पता है कि 15 का आधा होता है 7.5, मतलब व्यक्ति x जो है ना यहां पे पहुंच गया 7.5 किलोमीटर ट्रेवल करके। यहां पे x मान लीजिए पहुंच गया, व्यक्ति x है ना, ठीक है। अब व्यक्ति y क्या कर रहा है कि पहले 1 किलोमीटर, है ना, फिर उसके बाद 1.25 किलोमीटर, उसके बाद 1.5 किलोमीटर, इसी तरह कंटिन्यू करता है। अगर मान लीजिए व्यक्ति y भी 5 घंटे चला हो तो किस रफ्तार से चला होगा? 1.25, फिर 1.5, फिर 2 और फिर 2.25, है ना, यही तो चल रहा है। कितना हो गया देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब अगर हम सबको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, देखिए 2.25 और ये कितना हो जाएगा 1, 3.25, 3.5 और 1.5, 5, 2, 7, कुल मिला के देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 1.25 हो गया, फिर 1.5 हो गया, 1.5 के बाद मैंने 2 लिख दिया है, ये गलती है, यहाँ पे 1.75 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0.25 की स्पीड बढ़ रही है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 और 1 3, इस दोनों को मिला के हो जाएगा 3, 3, 3, 6, 1 7 और 7.5। मतलब देखा गया व्यक्ति वाई भी जो है ना वो 7.5 किलोमीटर ही ट्रेवल किया है 5 घंटे में। बेशक उसकी स्पीड अलग रही हो, उससे मुझे लेना देना नहीं है, बस ये देखना है कि क्या व्यक्ति वाई भी उसी पॉइंट पे पहुंच गया क्या। तो हाँ, तो हम कहेंगे कि 5 घंटे में दोनों व्यक्ति मिल चुके हैं। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। अगर बात करें दूसरे कथन की तो ये उससे भी अच्छा है, आसान कथन है कि दोनों ए तथा बी स्थानों पर बीचों बीच मिलेंगे। मतलब दो व्यक्ति जो एक्स वाई है ना, क्या वो बीचों बीच मिल रहे हैं। तो हाँ, पहले ही कथन से साबित हो गया ये कि दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं और वो पॉइंट है मिडिल, मतलब बीच है। 7.5 7.5 मतलब 15 का आधा। तो इस तरह ये भी कथन हमारा सही है। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों कथन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेटेड है, ऐसा होता ही है। निगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन आप लोग करते ही हैं, लेकिन बस अब ये समझिए कि ये कैसे होता है। 90 प्रश्न वाली एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। हालांकि आपके एग्जाम में 2.5 अंक है, यहाँ पे 5 अंक है, कोई बात नहीं है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक घटाया जाता है। इसी को कहते हैं निगेटिव मार्किंग। मतलब आप सही करेंगे तो आपको 5 अंक मिलेगा। ऐसे समझिए कि अगर आप सही किए तो 5 अंक, ठीक है, +5। और अगर एक दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपका 2 अंक कट जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक सही और एक गलत करने पे आपको केवल और केवल 3 अंक मिलता है। यही हुआ ना कि एक सही और एक गलत करने पे आपको केवल और केवल 3 अंक मिलता है। आपने 2 प्रश्न अटेम्प्ट किया, एक सही किया एक गलत किया। नुकसान क्या हुआ, गलत जो अटेम्प्ट किया ना तो सही का 2 अंक भी आपका कम हो चुका है। अब है कि सभी 90 प्रश्नों का उत्तर देने पर, मतलब स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो एक विद्यार्थी को 387 अंक प्राप्त हुए हैं। मतलब उस स्टूडेंट ने बिना छोड़े एक भी क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि उसने अटेम्प्ट नहीं किया है, उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और वो 387 अंक ही प्राप्त करता है। तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी है, उससे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गलत उत्तरों की संख्या कितनी है, कितने गलत उत्तर दिए गए एग्जाम में। एक छोटी सी बात समझिए कि अगर स्टूडेंट 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और अगर उसने सारा सही किया होता तो वो 450 अंक लाता ना, क्योंकि 5 अंक का एक प्रश्न था, लेकिन उसने प्राप्त कितना किया है, तो 387। तो कितना अंक कम प्राप्त किया, तो देखिए 387 प्राप्त कर रहा है तो 10 में 7 गया 3 और 14 में 8 गया तो 6, 63 अंक उसको कम मिला। अब आप ये बात समझिए कि 63 अंक कम क्यों मिला होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चंस को गलत किया है। गलत करने में उसे नुकसान हुआ है 63 अंक का। अगर वो गलत नहीं किया होता, 90 प्रश्न सही जवाब दिए होते तो उसको 450 अंक मिलता। तो 63 अंक उसको कम मिला है। अब एक बात समझिए कि अगर वो सही उत्तर देता है तो 5 अंक मिलता है, गलत देता है तो 2 अंक कटता है। तो अब ये क्या देख रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं गलत देने पे 7 अंक का नुकसान हो रहा है। कितने अंक का, 7 अंक का, क्योंकि 5 अंक जो उसको मिलना था वो तो मिला नहीं और 2 अंक सही वाले का काट भी रहा है वो एग्जामिनर। तो उसको जो एक क्वेश्चन गलत करने पर कितने अंक का नुकसान हो रहा है, 7 अंक का। याद रखिएगा, लगता होगा आपको 2 अंक का नुकसान, ऐसा नहीं है। आप सही ना दिए तो वो तो 5 अंक गया ही और 2 अंक और चला गया क्योंकि आपने गलत दिया। तो 7 अंक का नुकसान है और 63 अंक कटा है और 7 अंक का नुकसान है। तो कितने क्वेश्चन गलत दे दिए, 9। तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 क्वेश्चन। मतलब व्यक्ति ने या स्टूडेंट ने 9 क्वेश्चन का गलत उत्तर दे दिया, जिस वजह से उसे 63 नंबर का नुकसान हो गया। अब एक छोटी सी बात समझिए, कुछ बच्चे को हो सकता है ये समझ ना आया हो, तो आप एक बात समझिए, ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लेते हैं
उसने 9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, ठीक है, और उसने 9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो 81 सही और 9 गलत, यही हुआ ना। 81 सही करने पे उसको मिला कितना अंक, तो 81 गुना 5, तो कितना मिला, 8 पंचे 40, 405 अंक। 9 क्वेश्चन गलत किया तो कट कितना गया, 9 गुना 2, 18 अंक। अब दोनों को घटा दीजिए, 15 में 8 गया 7, 9 में गया 8 और यहाँ 3, 387 आ गया ना। तो आप चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, मुझे लगता है कि ऑप्शन से बहुत जल्दी बन गया, लेकिन कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन डी नंबर पे होता है तो आपको 3 4 चारों चेक करना पड़ेगा, तो कुल मिला के समय उतना ही लग जाएगा। तो आप इससे समझने की कोशिश करें, ये ज्यादा अच्छा है। और ऑप्शन से बनाएंगे तो आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे, क्योंकि दोनों ही ट्रिक है, दोनों ही ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक तरह से कह सकते हैं मैथमेटिकल पजल से इसको क्वेश्चन को रख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके पजल का यूज हुआ है कि निम्नलिखित जोड़ एडिशन के प्रश्न पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 3p + 4p + pp + pp बराबर rq2 है, जहां p, q और r एक अलग अलग अंक है। अब पूछा जा रहा है कि इन सभी संभाव्य योगफलों का समांतर माध्य क्या होगा। मतलब समांतर माध्य का मतलब उसका औसत निकाल देना है, ये समझिए। अब ऐसे समझिए कि दिया हुआ है 3p, 4p, pp और pp, और यहां पे है rq2। अब इसमें क्या है ना कि आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा यहां पे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 4 बार लगातार जोड़ने पे, क्योंकि p ही p है 4 बार, तो चारों बार एक ही वैल्यू आनी चाहिए, है ना। ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको चारों बार आपस में जोड़ने पे 2 आता हो। तो देखिए मेरे पास डिजिट है 1 से 9 तक ही, इससे बाहर तो ले नहीं सकते आप, क्योंकि एक ही डिजिट लेना है ना। तो 1 को 4 बार जोड़ते हैं तो देखिए 4 आता है ना। तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज यहां होना चाहिए वही चीज 2 होना चाहिए, है ना। p को 4 बार जोड़ने पे 2 होना चाहिए, तो 4 आ जा रहा है, ठीक है। अगर 2 2 2 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, 3 3 3 3 को जोड़ते हैं तो देखिए 12 आता है, मतलब यूनिट प्लेस पे 2 तो आ रहा है ना। तो मेरा एक 3 तो पॉसिबिलिटीज है। 4 में भी संभव नहीं है, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 6 को जोड़ते हैं तो 24, 4 आ गया, यहाँ 2 आना चाहिए, 7 में 8 आ गया, 8 में 8 चौके 32, तो 8 भी ले सकते हैं आप, और 9 को ले नहीं सकते क्योंकि 6 आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं, एक बार लेते हैं 33, 43, फिर 33, 33, यही है ना, 33 43 33 33, देखिए 3 चौके 12। अब यहां पे जोड़िए 4 4 8 3 11 3 14, मतलब 142 आ गया। अब यहां पे पी क्यू आर क्या क्या है आप डिसाइड कर लीजिए, अभी हम देखते हैं। यहां पे हो जाएगा 38, यहां हो जाएगा 48, यहां फिर आपका 88 और यहां पे 88, 8 चौके 32, कैरी 3, 11 8 19 4 23 3, फिर अच्छे से जोड़िए 3 3 6 4 10 8 18 और 8 26, 262। यही दो संख्या मेरे पास पॉसिबल है, 142 और 262। अब यहां पे देख रहे हैं कि पी क्यू आर क्या क्या होगा, आप समझ पा रहे हैं। देखिए पी की वैल्यू 2 है, क्यू यहां पे 4 हो गया, आर यहां पे 1 हो गया। हालांकि पी क्यू आर हमसे पूछा नहीं है, बस आपसे ये पूछा है जो दोनों यो एडिशन आया है ना उसका समांतर माध्य निकालना है। तो बस जोड़ दीजिए, 142 को 262 में जोड़िए तो 2 2 4 6 4 10 और 2 1 3 1 4, 404 आया, और 404 का समांतर माध्य हो जाता है 202, और मेरा यही सही जवाब है। ज्यादा समय नहीं लेना, क्वेश्चन आसान था तो उत्तर भी बहुत आसान तरीके से आ गया। फिर से औसा ही क्वेश्चन है लगभग, बस इसमें वहां पे एडिशन था, यहाँ पे गुना है कि निम्नलिखित गुणन मल्टीप्लिकेशन के प्रश्न पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं विचार। क्वेश्चन है कि पी क्यू को 3 से गुना करने पर आर क्यू आता है। अब आपसे यहां पे पूछा गया कि पी क्यू आर का मान सबसे पहले निकालिए, और निकालना इसलिए क्योंकि आपको p + r डिवाइडेड बाय q निकालना है, और r यहां पे दिया हुआ है कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब r का मान यहां पे 0 नहीं होगा। अब एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको 3 से गुना करने पे उसके यूनिट प्लेस पे वही संख्या हो। तो यहां भी 1 से 9 तक ही पॉसिबिलिटीज है, तो 1 को 3 से गुना करते 3 आता है, 1 और 3 अलग हो गया, 2 तिया 6 नहीं होगा, 3 तिया 9 नहीं होगा, 4 तिया 12 नहीं हो रहा है, 5 तिया 15। तो देखिए 5 को 3 से गुना करते हैं ना तो यहां और यहां सेम आ गया ना, तो एक ही संख्या है पॉसिबल 5, 6 तिया 18, 7 तिया 21,
और 8 तिया 24, 9 तिया 27, है ना, हो गया। 5 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे हम 5 रख लें, अभी क्या थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 5 रखे, कोई और कलर ले लेते हैं ग्रीन, यहाँ 5 रखे तो देखिए 5 गुना 3 यहाँ 15 हो गया। अब आप यह सोचिए फिर से यहाँ 5 लाना है क्योंकि Q फिर से 5 है ना, तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रखे जिसको 3 से गुना करने पर यहाँ पे मतलब 4 के लगभग कुछ डिजिट आवे, तभी तो 1 जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक कैरी बच रहा है ना, 5 तिया 15 कैरी, उसमें फिर 1 जोड़े तो 5 बन जाए। तो देखिए 8 है एक संख्या पॉसिबल, और कोई संख्या नहीं जिसमें 4 आता हो 3 से गुना करने पे, है पॉसिबल तो बताइए। 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में इकलौता पॉसिबल है। तो P की जगह 8 रखते, देखिए 8 तिया 24, 1 25, 2 हो गया ना। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि P का मान हो गया 8, Q का मान हो गया 5 और R का मान हो गया 2। अब आपसे पूछा गया P प्लस R हो जाता है 10, है ना, 8 प्लस 2 10, और डिवाइडेड बाय करना है Q से, तो 8, हाँ यहाँ पे Q की जगह हम 5 लिख लें, 8 2 10 और 10 को 5 से डिवाइड किए तो मेरा उत्तर आ गया 2, और यही मेरा सही जवाब है। क्वेश्चन देख लीजिए आप अच्छे से कि आपका आ गया P प्लस R डिवाइडेड बाई Q बराबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 बिंदु है P Q तथा R एक सरल रेखा पर इस प्रकार स्थित है कि PQ और QR का जो अनुपात है वो 3:5 के अनुपात में है। यदि PQ और PR के बीच संभाव्य मानों की संख्या n है तो n किसके बराबर होगा। मतलब PQ और QR 3:5 में है और उसको आप कितने तरीके से 3:5 में दिखा सकते हैं, ठीक है ना, यही तो पूछा जा रहा है। मतलब सॉरी, PQ और PR को आप कितने तरीके से लाइन पे दिखा सकते हैं, एक सरल रेखा पे दिखा सकते हैं, उसका मान पूछा जा रहा है। आप एक छोटी सी बात समझिए कि हम यही एक लाइन ले लें P R और देखिए PQ R, P थोड़ा छोटा है और Q R बड़ा है, तो हम यहां पे लिख लिए 3 और 5। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक तरीके से इसको दिखा दिए, फिर आपको PQ और QR का अनुपात 3:5 दिखाना, ये भी तो एक तरीका हो सकता है ना। क्या है QR, तो हम यहां पे देख लेते हैं QR बड़ा सा ले लेते हैं, ये 5 हो और PQ 3 हो, तो देखिए PQ यहां 3 हो, ठीक है, 3 है तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे 3 हो और ये 2 हो, ठीक है। अब देखिए QP मतलब PQ 3 और QR 5 हो गया, 3 + 2 5, तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, और यही 2 तरीका है, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाएगा। तो यही n का 2 ही मान हो सकता है, मतलब 2 ही तरीके से आप इस सरल रेखा पे PQ और QR को 3:5 के अनुपात में दिखा सकते हैं। आप अच्छे से देख लीजिए, यहां देखिए 3:5, यहां तो क्लियर दिख रहा होगा आपको, यहां कैसे दिख रहा है, तो देखिए PQ 3 और QR मतलब 3 + 2 5, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे Q + P और P + R दोनों को जोड़ के QR बना है, ठीक है। तो यही 2 तरीका है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने शतरंज खेला होगा तो आपको शायद थोड़ा नॉलेज होगा कि एक विसात शतरंज बोर्ड पर एक सीधे पथ की लंबाई में विकर्णों पर 6 क्रमागत वर्गों को कितने विभिन्न प्रकार से चयनित किया जा सकता है। अगर किसी ने शतरंज खेला होगा या सब लोगों ने खेला होगा तो आपको पता है कि 8 वर्ग इधर और 8 वर्ग उधर होते हैं, मतलब शतरंज इस तरह का होता है, समझिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए यही है शतरंज, ठीक है। अब इसको मिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बन गया आपका शतरंज, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि 6 क्रमागत वर्गों,
तो देखिए 6 वर्ग को हम लोग ढूंढते हैं, तो देखिए इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। अब इससे विकर्ण ढूंढना है, तो देखिए यही आपका यहां तक एक वर्ग मिला, तो देखिए इसका विकर्ण ये हो गया। क्लियर? तो पहला 1 नंबर। अब यहां से भी तो काउंट कर सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी तो है पॉसिबल, तो हम ये भी पॉसिबल ले सकते हैं। ठीक है, और इसका विकर्ण यहां से हो जाएगा, तो ये 2 तरीका। ठीक है, आप यहां से भी तो ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया है ना। यहां से, सॉरी ये यहां से था ना, गड़बड़ हो गया। ये लाइन को ना ऐसे देखिए, यहां से है, फिर यहां से ये लाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के इस लाइन पे आपके 3 विकर्ण मिल जा रहे हैं जो 6 क्रमागत वर्गों से मिलकर बना है। उसी तरह इधर भी तो होगा ना 3, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, एक यहां, फिर यहां 1 2 3 4 5 6 दूसरा, और यहां 1 2 3 4 5 और 6 तीसरा। तो 3 और 3 मतलब एक इधर से और एक इधर से, उसके बाद तो पॉसिबल नहीं है। तो यही 6 तरीके से आप जो है ना उस पे 6 वर्गों के विकर्ण को ड्रॉ कर सकते हैं, या 6 वर्गों के विकर्ण को कितने तरीके से चयनित कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा मेरा? 6 तरीका। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस समझने का खेल था। इसमें क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस आपको क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए कि 6 क्रमागत वर्ग का मतलब क्या हो रहा है। मतलब 6 फिर 6 फिर 6 3 बार, फिर 6 6 6 3 बार, तो 3 3 और 6 मेरा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऐसे प्रश्न को ना आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं अगर मेरी बात को आप फॉलो करें। सबसे पहले जो लिखा है ना, आप उसको ना कम से कम कोशिश हमेशा करिएगा, या तो 3 मतलब ग्रुप में या 6 के ग्रुप में बांटने की कोशिश कीजिए, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो और कोशिश कीजिए कि 3 में ही बांटे। तो देखिए हम 3 में बांट लेते हैं, तो आपको ना थोड़ा आइडिया लग जाएगा। लास्ट में देख रहे हैं कि ए बी आ रहा है और यहां पे ए बी आ रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऑप्शन से रख के बनाए। यहां पे अगर हम बी रख दें, पहला ऑप्शन अगर बी रखें, फिर बी के बाद यहां ए रखना पड़ेगा, तो बी बी ए। ठीक है, फिर यहां बी रखें तो बी बी ए बी बी। ठीक है, यहां 2 रख दिए, फिर यहां पे बी रखते हैं तो ए बी बी, तो एस, फिर देख रहे हैं ए बी बी 2 बार आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर ए रखते हैं, मान लेते हैं यहां ए रखें तो ए बी आ रहा है। मतलब ये थोड़ा अटपटा सा बन रहा है। ठीक है, अगर आप सीधे डी ऑप्शन पे आए, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं सीधे डी ऑप्शन पे आते हैं, आप बोलेंगे कि सीधे डी ऑप्शन पे क्यों आ रहे हैं, तो चलिए आपको बता देते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा करने का, आपको जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। यहां रख लेते हैं ए, मान लेते हैं दूसरे कलर से रखते हैं, यहां ए रखे, फिर बी रखे यहां पे, ठीक है, फिर ए रखे यहां, फिर बी रखे यहां, फिर उसके बाद ए और बी। अब आप पैटर्न को नोटिस करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए पैटर्न को नोटिस करते हैं, शायद कुछ आपको आइडिया लगे। देखिए ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, मतलब पैटर्न यही था, ए बी बी और ए बी। ठीक है, यही पैटर्न था और यही आपका सही जवाब है, ए बी ए बी। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो पैटर्न को बस फॉलो करना, ऐसा नहीं कि कुछ अटपटा सा आप दे दीजिएगा उत्तर। अटपटा सा तो किसी से भी आ जाएगा, एक पैटर्न में चीजों को चलाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि अंकों के रूप में 2 2 3 3 3 से कितनी संख्याएं 30,000 से बड़ी बना सकते हैं आप। देखिए 30,000 से बड़ी बनाना है और मेरे पास डिजिट है 2 2 3 3 3। अब एक छोटी सी बात समझिए, 30,000 से बड़ी बनाने के लिए ये 2 संख्या तो पहले आ ही नहीं सकता है यूनिट प्लेस पे। मेरे पास 5 अंक है, 1 2 3 4 और 5। इस 5 प्लेस पे हमको 5 डिजिट रखना है, तो पहले प्लेस पे तो तय है कि 3 ही रखाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब उसके बाद 3 मान लीजिए यही वाला 3 रख दिए, हालांकि कोई भी 3 ले सकते हैं। उसके बाद मेरा कितना डिजिट बच रहा है, 1 2 3 और 4। तो अगर 4 में से कोई एक डिजिट रखेंगे तो 4 तरीके से, फिर 3 बचा तो 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, 1 तरीके से। तो कुल मिला के मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा कि इसको तो आप फिक्स कर दिए, ये तो फिक्स है, तो मेरा हो जाएगा आंसर 4 गुना 3 गुना 2।
अब बात समझिए, हो तो जाता है ये सही जवाब 24 तरीके से, लेकिन यहां देख रहे हैं कि 3 भी आपस में 2 तरीके से अरेंज हो जाएगा और 2 भी आपस में 2 तरीके से अरेंज हो जाएगा। उल्टा सीधा तो कर सकते हैं ना। मान लेते हैं यहाँ पे आपने 3 रखा है और एक यहाँ पे 3 रखा है, तो ये 3 भी आपस में पलट जाएगा। तो ये 2 तरीके से ये भी अरेंज होगा और 2 तरीके से 2 भी अरेंज होगा, मतलब 3 भी और 2 भी। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो 2 गुना 2 4, 4 कट गया, मतलब 6 तरीके से ही, ठीक है ना, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। 6 तरीके से ही आप इसको अरेंज कर सकते हैं, या 6 मतलब 6 अंक ही आप जो है ना 30,000 से बड़ी बना सकते हैं। 30,000 से बड़ी 6 अंक ही आप बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 6। ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन था और आप इसको बहुत आसान तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर आप पढ़े होंगे, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब रिपीट होता है तो नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सीसेट की क्लास देखिएगा, उसमें आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से वही है कि एक तरह से डेटा सफिशिएंसी समझ लें, हालांकि डेटा सफिशिएंसी से नहीं रख सकते, बस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2 कथन है, इसमें से कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, या 1 और 2 अलग अलग सही है। तो कह रहा है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है क्या? अब यहाँ पे 5 क्रमागत पूर्णांक आप ऐसा सोचिए जिसको जोड़ने के बाद 100 हो जाए, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। हालांकि ठीक है, कुछ बच्चे कर भी सकते हैं। अगर मान लेते 1 से शुरू करें, 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5, 4 5 6 7 8, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, क्योंकि क्रमागत चाहिए। ये अच्छी बात है कि क्रमागत चाहिए। ऐसे होता है कि कुछ भी 5 अंक ले लीजिए, 5 संख्या ले लीजिए, तब डिफिकल्ट हो सकता था। 18 22 90 ऐसे ले सकते थे, बट यहाँ पे अच्छी बात है कि क्रमागत होना चाहिए। तो एक तरीका है कि आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जोड़ जोड़ के निकालिए, अगर आपके पास टाइम है। नहीं, अगर आपको अगर आप कॉन्सेप्ट से चलना चाहते तो देखिए, 5 क्रमागत पूर्णांक है। अगर हम पहली संख्या x रख लें, सपोज कर लेते कि पहली संख्या या पहला डिजिट x होगा, दूसरा क्रमागत होगा तो x + 1, तीसरा x + 2 होगा ना, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, और तीसरा चौथा हो जाएगा ना 1 2 3 4, और पांचवा हो जाएगा x + 4। इसी का सम कहीं ना कहीं 100 के बराबर होगा। अब जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे 5x और ये हो जाएगा 4 3 7 दोनों 1 10, तो हम कह सकते हैं 5x + 10, 10 को उधर कर दीजिए तो 90। तो x का जो मान है ना वो 18 हो गया। मतलब जो संख्या है ना वो 18 से स्टार्ट होगा। मतलब 5 क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा? 18 19 20 21 और 22। जब आप 18 से लेके 22 तक जोड़ेंगे ना, ठीक है, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये 100 देता है। ठीक है, जोड़ लीजिए, 2 1 3 9 3 12 8 20, 2 2 4 2 6 2 8 9 1 10, 100 आ गया। मतलब पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि ऐसी 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका सम 100 के बराबर होता है। अब है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा था इसमें किसी एपिसोड में जिसमें केवल पूर्णांक के बारे में बात की गई थी कि कोई ऐसा पूर्णांक है लगातार 3 जिसका सम और उसका गुणनफल दोनों आपस में बराबर हो। याद होगा अगर आपने देखा होगा एपिसोड, बस वहां पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों था तो उसका उत्तर 3 आया था, क्योंकि 3 ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर धन पूर्णांक की बात करें तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, वो है क्या होगा? वो पॉसिबिलिटीज है 1 2 + 3 बराबर 1 गुना 2 गुना 3। यही एक पॉसिबिलिटीज है जिसमें कि 3 लगातार सम संख्याओं का सम उसके 3 लगातार संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर में। अगर हम तीनों मान ले जाते हैं निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर तीनों की बात करें, दोनों की बात करें, तो वो 3 जोड़ा है ऐसा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो एक ही है। हालांकि अगर मान लीजिए पूर्णांक भी लिख देता ना, तब भी इसका मतलब कथन ही तो सही करना था, तो कथन ये सही है। मतलब हम कह सकते हैं दूसरा भी कथन सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो गया। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेंसुरेशन से है। आप लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा होगा कि 1 मीटर भुजा वाला एक घनीय पात्र, मान लेते हैं एक घनीय पात्र यही है, 1 मीटर जिसकी भुजा है, पूरा जल से भरा हुआ है, जल से एकदम कंप्लीट वो फुल है, कंप्लीट भरा हुआ है। उसमें कितने मिलीलीटर जल है
पात्र की मोटाई को नगण्य माने, मतलब पात्र का जो मोटाई है ना वो आपको नगण्य मानना है, उससे कुछ ना कुछ मतलब आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ सकता था, इसलिए एग्जामिनर पहले बोल दिया कि उसको आपको नगण्य मानना है, इग्नोर कर दीजिए। तो 1 मीटर भुजा वाला है एक घनीय पात्र, तो आप बात समझिए कि अगर उसका आयतन निकालें, का आयतन क्या होता है, साइड गुना साइड गुना साइड, तो 1 गुना 1 गुना 1 मतलब 1 मीटर क्यूब, या 1 क्यूबिक मीटर कह सकते हैं, या 1 मीटर क्यूब। अब एक बात समझिए, 1 मीटर क्यूब जो होता है ना वो 1000 लीटर के बराबर होता है, क्योंकि जो हमारा पानी हो या कुछ भी लिक्विड आइटम जो होता है ना वो लीटर में नापा जाता है, मीटर क्यूब में नहीं नापा जाता, इसलिए 1 मीटर क्यूब का जो मान होता है ना वो 1000 लीटर के बराबर होता है। अब यहां पे देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि उसमें कितने मिलीलीटर जल है। अब मुसीबत ये है कि यहाँ पे लीटर में आपने निकाला है, उसने पूछा है मिलीलीटर में, तो घबराना नहीं है, आपको ये समझना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होता है, ठीक है ना। ml होता है ना, कुछ हम जब छोटी छोटी दवाई शीशी जो खरीदते हैं वो ml में होता है, क्योंकि लीटर में तो नहीं होता, वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो ml में होता है। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1000 लीटर में कितना ml हो जाएगा, तो यही बस निकालना था आपको, 1000 लीटर में कितना ml, तो 1000 गुना 1000। जब 1000 को 1000 से गुना करेंगे ना तो आपको बस काउंट कर लेना है जीरो, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जिसमें 6 जीरो हो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी में ही 1 पे 6 जीरो है, तो यही मेरा सही जवाब है कि उसमें कितना अगर ऐसे काउंट करें तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मिलीलीटर जल है, ठीक है, सही जवाब डी। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आप लोगों ने सुना होगा, ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, लेकिन हम कुछ कुछ क्वेश्चन को परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिक तरीके से ज्यादा आसान होता है वो, कि एक व्यक्ति एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, मान लीजिए ऐसे 6 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। अब एक अन्य व्यक्ति, एक मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब इन दोनों से, इन 6 व्यक्ति से अलग एक व्यक्ति आया और 3 व्यक्तियों से इस प्रकार हाथ मिलाता है कि 2 क्रमागत व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा, ठीक है, मतलब लगातार व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाना है उसको। ऐसे कितनी विभिन्न संभावित संयोजनों में हाथ मिलाए जा सकते हैं, ऐसे कितनी संभावनाएं हैं। मान लेते वो पहले मिलाया 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है, मान लीजिए वो पहले नंबर में 1 से मिलाएगा, फिर 3 से मिलाएगा, फिर 5 से मिलाएगा, ये तो संभव है ना, दोनों के बीच गैप है 1-1 का, मतलब 1-1 का क्या 2 का भी हो सकता है, मतलब लगातार नहीं होना चाहिए, 1 के बाद 2 नहीं आए, 3 के बाद 4 ना। दूसरा तरीका हो सकता है कि वो 1 4 और 6 से मिला ले। तीसरा तरीका हो सकता है कि वो 1 3 और 6 से मिला ले। कोई दिक्कत है, अभी भी गैप बन रहा है ना, आप ये कहेंगे कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, कोई दिक्कत नहीं है, क्रमागत नहीं होना चाहिए। अगर 2 के केस में देखें तो यहाँ पे 2 और 4 6 से मिला ले वो। और कोई संभावना है तो आप बताइए। मेरे हिसाब से यही 4 संभावनाएं हैं जिससे वो व्यक्ति 6 व्यक्तियों से ऐसे हाथ मिलाएगा कि वो लगातार 2 व्यक्तियों से हाथ नहीं मिला रहा होगा। मेरे हिसाब से यही संभावना, अगर आप 1 2 4 लेंगे तो फिर 1 2 लगातार हो जाता है, 1 3 5 तो ले ही लिया, 1 3 4 ले नहीं सकते, तो यही मेरी 4 संभावनाएं हैं, ठीक है ना, उस व्यक्ति के लिए, ठीक है, हाथ मिलाने के लिए। तो सही जवाब हो गया 4। बहुत आसान सब क्वेश्चन सी सेट में पूछा गया है, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखिए उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन कह सकते हैं आप, कि कुल धनराशि है ए बी और सी के बीच में पी क्यू आर के अनुपात में वितरित की गई है। मान लेते हैं कि 3 लोग हैं ए बी और सी, और राशि दी हुई है अनुपात में पी क्यू आर, हमको नहीं पता है पी क्यू आर का मान क्या है, लेकिन हाँ कुछ कंडीशन है। पहले कंडीशन में है कि P जो है ना वो Q प्लस R दोनों से बड़ा है, ठीक है, तो क्या A को अधिकतम अंश मिलेगा। अब देखिए A के लिए ये है, B के लिए ये राशि और C के लिए ये राशि है। आप एक बात समझिए, ठीक है, A को मिला P, B को मिला Q और C को मिला R, तो पूछा जा रहा है कि क्या A को अधिकतम मिलेगा। अब एक बात बताइए, P अगर Q प्लस R से बड़ा है तो इतना तो कोई बच्चा भी बता देगा, P जो है ना Q से भी बड़ा है और P R से भी बड़ा है, तभी तो दोनों जोड़ के भी वो छोटा हो पा रहा है ना।
दोनों को मान लेते, ऐसा कोई संख्या ढूंढिए कि क्यू बड़ा हो जाए पी से, है पॉसिबल? नहीं। मान लेते ये 5 लें और ये 3 + 1 लें, ठीक है ना, ओके, या 2 + 2 लें, यही तो पॉसिबल है। हर हाल में आपका पी एनी हो, क्यू और आर दोनों से बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, हमेशा याद रखिएगा कि ए को अधिकतम अंश में मिलेगा, क्योंकि पी यहाँ पे बड़ा होगा क्यू और आर से। तो ये तो सही है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला कथन तो सही है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, केवल एक अभी हो सकता है। अब देखते हैं कि आर जो है ना, दूसरा कंडीशन है कि आर जो है पी प्लस क्यू से छोटा है, तो क्या सी को हमेशा न्यूनतम मिलेगा? देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं क्या? हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं यहां पे आर का मान 5 हो, ठीक है, और यहां पे ले लेते हैं आर छोटा है, तो यहां पे ले लेते हैं 4 और +1, ऐसा सोच लीजिए, सॉरी 3 + 1 ले लीजिए आप। अच्छा, आर को छोटा बनाना है ना, 5 है ना, तो आप ऐसा ले लीजिए कि 4 + 2 ले लीजिए, बन गया ना छोटा। अब यहां देख रहे पी 4 है और क्यू 2 है, लेकिन दोनों को जोड़ के ये छोटा तो जरूर हो रहा है, लेकिन देख रहे कि आर दोनों से बड़ा है। जब आर यहां पे दोनों से बड़ा है तो जाहिर सी बात है सी को पी और ए और बी से ज्यादा पैसा मिलेगा, तो सी कैसे न्यूनतम अंश मिलेगा? लेकिन हाँ, किसी केस में ये छोटा भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये 5 हो और यहां 8 और +5, ये 8 और मान लेते हैं कि 12 हो जाए या 21 हो जाए, तब तो छोटा है। तब यहां देख रहे कि न्यूनतम भी मिल सकता है। तो यहां पे संभावनाएं ज्यादा की भी है और यहां पे संभावनाएं कम की भी है। एक केस अगर ये ले तो इसमें आर बड़ा भी दिख रहा है सब दोनों से अलग अलग, हालांकि जोड़ के कम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी को न्यूनतम तो नहीं मिलेगा ना, और यहां पे सी को न्यूनतम मिलेगा। तो ऐसे केस में डाउटफुल के केस में चला गया, और डाउटफुल के केस में हम कंफर्म तो नहीं बता सकते ना, तो मेरा केवल और केवल एक ही सही जवाब है। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक आपके डीआई से है। आपको दिखा नहीं होगा इसमें कि डीआई का क्या कॉन्सेप्ट दिया है, तो आप इसको समझिए पहले कि एक पाई आरेख है। हम पाई चार्ट बना लेते हैं फटाफट। मान लेते हैं यही एक पाई चार्ट है, ठीक है, ये एक पाई चार्ट है। इसमें क्या है, मानव शरीर में जो है ना, एक मानव शरीर का ही सोचिए पाई चार्ट दिया हुआ है। इसमें प्रोटीन, जल और अन्य शुष्क तत्वों, ठीक है, 3 चीज है। तो मान लेते हैं ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये 3 है। यहां रख लेते हैं प्रोटीन। आपको अगर अब समझ आने लगा होगा कि इसमें सही में डीआई था ये, और ये है शुष्क तत्व, ये 3 डीआई है, सॉरी 3 डीआई ने, डीआई तो एक है, 3 इसमें डेटा दिया हुआ है अलग अलग। अब इसमें दिया हुआ है कि प्रोटीन 16% है। अब थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा, प्रोटीन थोड़ा छोटा बनाना था। जल 70% है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारा पूरा सर्कल में मतलब पाई चार्ट में डीआई जो होता है वो कहीं ना कहीं पूरा 100% के बराबर होता है। तो 70 ये है, 16 ये है, तो 14 ये हो जाएगा। इतना तो आप निकाल ही सकते हैं ना, दिया हुआ नहीं है लेकिन निकाल लीजिए। अब इसमें दिया हुआ है कि प्रोटीन और अन्य शुष्क तत्व जो है ना, दोनों को मिलाकर P% है। प्रोटीन और अन्य शुष्क तत्व मतलब दोनों को जोड़ने के बाद वो P आता है, और P का मान यहाँ 30% है। तो बोल रहा है कि P को निरूपित करने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। केंद्रीय कोण कितना होगा, आपको पता है ये केंद्रीय कोण पूरा 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री में ये तीनों बटे हुए हैं, लेकिन इंडिविजुअल पता नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि 30% को आप लोग सीधा सीधी डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए, प्रतिशत से डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, जो प्रतिशत दिया हुआ है वो ऊपर कितने में, तो 100 में, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 360 से गुना, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 0 0 कटा, यहाँ 0 0 कट गया, ये 0 कटा, ठीक है ना। तो मेरा कितना हो जाए, 36 तिया 108 डिग्री। मतलब ये जो दोनों मिला के है ना, वो 108 डिग्री के बराबर है। बहुत आसान और बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, बस समझना था आपको कि पूछा क्या जा रहा है। तो 108 डिग्री परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो परसेंटेज दिया हुआ है बटे 100, क्योंकि 100 में प्रतिशत दिया हुआ है, और गुना 360, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 360। अगर डिग्री से परसेंटेज में करना है तो क्या करना है, डिग्री जो दिया हुआ है बटे 360, क्योंकि 360 में कितना डिग्री, और गुना 100, क्योंकि प्रतिशत में करना है। ठीक है, दोनों बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन है कि जोसेफ
क्लब में प्रत्येक 5वें दिन जाता है, हर्ष प्रत्येक 24वें दिन जाता है, जबकि सुमित प्रत्येक 9वें दिन जाता है। सभी तीनों किसी रविवार को क्लब में मिलते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे तीनों एक साथ मिला रविवार को, यहां पे जोसेफ में मिला, यहां पे हर्ष भी मिला और यहां पे सुमित भी मिला। ठीक है, अब देखते हैं जोसेफ जो है ना प्रत्येक 5वें दिन जाता है। मान लेते हैं यहां पे फिर गया होगा जोसेफ। हर्ष 24वें दिन गया, तो मान लेते हैं हर्ष यहां पे गया होगा। और सुमित मान लेते हैं 9वें दिन, मान लेते हैं यहां पे है 9वां दिन। ठीक है, ऐसे सोच लीजिए इस रफ्तार में तीनों क्लब जाता है। अब वो रविवार को क्लब में मिले पहली बार, मान लेते हैं पहली बार मिला होगा, तो अब कब किस दिन मिलेंगे, अब अगली बार कब मिलेंगे। तो देखिए ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। हम एक क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले पढ़ते होंगे कि 3 मंदिर की घंटियां 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, तो अगली बार वे कब एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, सीधा एलसीएम निकालते थे। तो यहां भी आप 5वें दिन, 24वें दिन और 9वें दिन का एलसीएम निकालिए, तो पता लग जाएगा कि वो अगली बार कितने दिन के बाद मिलेगा। तो 5, 9 और 24 का जब एलसीएम निकालेंगे ना आप, तो देखिए 3 से करिए, 3 तिया 9, 3 8 24, 8 तिया 24, 5 120 गुना 3 360। मतलब यहां के रविवार के 360वें दिन के बाद वो पुनः आपस में मिल जाएंगे। अब 360 दिन रविवार से तो काउंट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं एलसीएम प्लस कैलेंडर, दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। कैलेंडर कैसे, तो देखिए रविवार से 360 दिन काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम 360 का जो है ना 7 से डिवाइड करके ऑड डिजिट निकाल देते हैं। मतलब रविवार के 7 दिन के बाद फिर रविवार, रविवार के 7 दिन के बाद फिर रविवार, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं कि कितना बार वो रविवार क्रॉस करा। तो 7 पचे 35 और 7 एक 7 और प्लस 3 जो है ना रिमाइंडर बच गया। मतलब रविवार 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 क्रॉस करते करते लास्ट में जो रविवार को क्रॉस हुआ होगा उसके 3 दिन के बाद वो मिला है। तो रविवार के 3 दिन के बाद मिलने का मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगल और बुधवार। मतलब वो जो है ना तीनों आपस में बुधवार को फिर से मिले। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको रविवार से रविवार काउंट करना था, साथ साथ आपको कम करते जाना था। 360 को 7 से डिवाइड कर दिए, जितना बार में कटा और जो रिमाइंडर बचा वही रिमाइंडर से आगे 3 दिन जोड़ देना था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक 2 अंकों वाली संख्या तथा इन अंकों के स्थानों को परस्पर बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर 54 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां भी 2 कथन है कि इन संख्या के दोनों अंकों का योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। पहला कहा गया है कि दोनों अंकों का योगफल आप तभी निकाल पाएंगे जब दोनों अंकों का मल्टीप्लिकेशन दिया हो। दूसरा कह रहा है कि इस संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर को निकाला जा सकता है। कौन सा कथन सही है? तो आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि दाहिनी अंक पे y है और इकाई अंक पे x है, ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है। ऐसे सोचिए, तो हम संख्या को कैसे लिखेंगे, 10x प्लस y। ठीक है ना, 54 को आप कैसे लिखते हैं, 5 गुना 10 प्लस 4। 54 लिखाया कैसे, बेसिकली 5 और 4 तो दिखता है, लेकिन 5 वो 5 नहीं है, 50 है, 5 गुना 10 है, तो 10x प्लस y हो गया। अब इसको पलट भी देना है, तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। दोनों का अंतर 54 है, जब दोनों को घटाते हैं तो ये बन जाता है 54। तो आप देख पा रहे ये क्या हो जा रहा है, 10x में x घट गया तो 9x और यहां -9y इज इक्वल टू 54। तो यहां पे 9 अगर कॉमन कर लेंगे ना तो x माइनस y की वैल्यू ये आ जाएगी। तो देखिए दूसरा तो आपको दिख गया कि दूसरा कथन कि इन संख्याओं के दोनों अंकों के बीच के अंतर को तो आप निकाल लिए कि कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या उस दोनों के, मतलब इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो उसके अंकों के अंतर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा कथन तो सही है, तो ये तो गया ऑप्शन डी नंबर। अब कह रहा है कि इस संख्या के दोनों अंकों का योगफल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं कि गुणनफल ज्ञात हो तो आप निकाल सकते हैं। आपके पास x माइनस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, तो आप यहां पे निकाल सकते हैं ना x बराबर y प्लस 6। ठीक है, तो यहां पे कोई भी एक संख्या अगर दिया रहेगा ना तो आप दूसरे संख्या को आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे केवल वर्ड क्या है कि इन संख्याओं का योगफल केवल,
ये इस कथन को वैसे भी गलत कर रहा है कि केवल से तो आप मतलब सिर्फ केवल गुणनफल दिया रहेगा तभी निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है ना। सम मतलब मान लेते एक संख्या ही दिया रहे तो आप मतलब एक डिजिट ही दिया रहे तो आप सम तो निकाल लेंगे दूसरा डिजिट निकाल के। मान ले तो वो कह दे कि y का मान 2 होगा, कुछ भी हो सकता है ना, तो आप पता कर लेंगे ना दोनों संख्याओं का सम। तो ये तो गलत हो गया कि केवल गुणनफल देने से नहीं, कुछ भी मान ले एक संख्या भी दिया रहेगा तो आप आराम से इसको निकाल लेंगे। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा केवल 2 यहाँ पे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि x ने y से कहा, दो व्यक्ति है x और y, x कहता है y से कि आपके जन्म के समय, मतलब x y को कह रहा है, मतलब y के जन्म के समय मेरी आयु मतलब x की y, देखो मैंने यहां पे लिख दिया y के जन्म के समय x की आयु, थोड़ा क्लियर हो गया आपको। x की आयु y की वर्तमान आयु की दुगनी थी। एक्चुअल में ये कह रहा था क्वेश्चन कि आपके जन्म के समय, मतलब x y से कह रहा है, मतलब y के जन्म के समय x की जो आयु है ना y की वर्तमान आयु की दोगुनी थी। तो x की वर्तमान आयु अगर 42 वर्ष है, अभी मान लेते x जो है ना अभी 42 साल का है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 8 वर्ष पहले x की आयु y की 5 गुना थी और 14 वर्ष बाद x की आयु y की आयु की दोगुनी होगी। चलिए तो हम x और y की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब उम्र निकाल लेते हैं, तो शायद दोनों कथन का जवाब दे पाएंगे। मान लेते हैं कि y अभी y साल का ही हो, ऐसा सोचिए कि y अभी y साल का ही रहा हो, तो y साल पहले मतलब y के जन्म के समय y साल पहले x की उम्र क्या होगी 42 माइनस y, और 42 माइनस y जो है ना y के जन्म के समय, ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपके जन्म के समय अभी जो आपकी आयु है ना उसकी दोगुनी है, मतलब y इंटू 2, y की आयु की दोगुनी जन्म के समय उसके आयु क्या दोगुना था, मतलब वर्तमान आयु का दोगुना था। तो हम कह सकते हैं ना कि 3y बराबर 42, तो y का मान हो गया 14, मतलब y हो गया 14 का अभी, और 42 साल का कौन है x, यही तो है ना। y की आयु 14 और इसकी आयु 42, तो क्या 8 वर्ष पहले, अगर 8 वर्ष पहले y की आयु ढूंढे, 8 वर्ष पहले y की आयु कितनी हो जाएगी 6, और x की आयु कितनी हो जाएगी 36, 36 6 42, तो 5 गुना तो नहीं लग रहा ना यहाँ, x की आयु y की 5 गुना तो नहीं है, 6 गुना है, तो ये कथन तो मेरा गलत हो गया। अब कह रहा है कि 14 वर्ष बाद, तो 14 वर्ष बाद y की आयु तो 28 हो जाएगी, नहीं 14 प्लस 14 28, और x की आयु कितनी हो जाएगी कि 42 और को 14 से जोड़ते हैं तो 56 हो जाएगा। तो क्या 2 गुना बन रहा है क्या, तो हाँ 28 गुना 2 56 ही होता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, तो हम कह सकते हैं कि केवल 2 जो है ना हमारा सही है। समझ आ गया होगा ना, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हम आपको बहुत आसान तरीके से समझा देंगे और आपको एक बात भी बताते हुए यहाँ से जाएंगे कि जब भी अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप इसमें मतलब आप बिना कलम चलाए, आपको बस याद रह जाए ये बात, तो आप बना लेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर पहले 20% का ह्रास होता है, मतलब कम होता है, तो -20, और फिर 25% की वृद्धि हो जाती है, क्या होगा ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना 1/5 और इसको लिख सकते हैं 1/4, ये माइनस में है ये प्लस में। कोई वस्तु का मूल्य आज 5 था, 1 घट गया तो 4 हो जाएगा, कोई वस्तु का मूल्य आज 4 था, 1 बढ़ गया तो 5 हो जाएगा। तो इसको गुना करते हैं हम आपस में, तो देखिए 5 चौके 20 और ये 20, मतलब कोई भी अंतर नहीं हुआ, आज भी वस्तु का मूल्य 20 था और घटने बढ़ने के बाद भी वस्तु का मूल्य 20 ही हुआ। तो कह सकते हैं कि 0%, कोई मतलब ना घटा है ना बढ़ा है। अगर मान लेते अगली बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी भी कि 20% की कमी और 25% की वृद्धि हो जाए तो परिवर्तन क्या होगा, तो याद रखिएगा 20-25 का जो रिलेशन होता है ना कमी और वृद्धि में, वो हमेशा 0 ही देता है। आप चाहे तो इसको रट लीजिए, यहां अगर वृद्धि और यहां भी कमी होगा ना तो वही अंतर होगा। तो देख लीजिए अगर यहां मान लेते वृद्धि ही होता तो यहां पे क्या होता, नहीं वृद्धि होगा तो एक बार चेक करना पड़ेगा, 4 और 3 ना, वृद्धि में नहीं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कमी और फिर वृद्धि हो, 20 की कमी और 25 की वृद्धि होगी ना
तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उत्तर आपका 0% ही आंसर देगा, ठीक है ना, कि 0% उसके परिवर्तन हुआ। वृद्धि के केस में कुछ अलग होता है, अगर यहाँ वृद्धि और यहाँ कमी हो तो उसका केस अलग हो सकता है। आप चाहे तो इसको याद कर ले, और ना तो बाकी आपके पास ये तरीका है, आप इससे हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जब किसी निश्चित संख्या को 7 से गुना किया जाए तो गुणनफल में पूर्ण रूप से केवल एक अंक जो है ना 1 1 1 1 1 ही समाविष्टि हो, मतलब दिखे, तो ऐसी लघुत्तम संख्या क्या है? देखिए इसका एक तो तरीका ये है कि आप 1 1 1 1 जो लिखा है ना, यहाँ डॉट डॉट है, इसको 7 से डिवाइड कीजिए और देखिए कि कौन सी संख्या आ रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उससे अच्छा आप ऐसा कीजिए ना कि हम संख्या में 7 गुना करके देख लेते कि क्या 1 1 रिपीट हो रहा है क्या। तो हम इसको अगर 7 से गुना करें तो देखिए 7 × 21 2, 7 × 7 49, 2 51, 5, 8 × 7 56, 5 61, फिर 5 × 7 35, 6 41, 4 7 1 7 4 11। मुझे लगता है काम बन गया, 2 आंसर तो होगा नहीं, तो मेरा सही जवाब यही होगा। अगर आप इसको 7 से गुना करेंगे तो नहीं होगा। देखिए 7 × 21 2, 8 × 7 56, 2 58, गलत। 7 से गुना कीजिए, 7 × 21 2, 7 दूना 14, 14 2 16, ये भी गलत। इसको कीजिए तो 7 × 21 2, 7 1 7 2 9। हमको लगता है 2 डिजिट लास्ट में गुना करने से आंसर तो मिल ही जा रहा है कि आगे गुना करने की जरूरत नहीं हुई, उतना टाइम भी नहीं लगा, तो मेरा सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंतिम सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क, जिसको आप हिंदी में समय तथा काम या समय तथा कार्य के नाम से भी जानते हैं, कि एक व्यक्ति किसी कार्य के 7/8 अंश को, मतलब 7/8 भाग को 21 दिन में करता है पूरा, 21 दिन में पूरा करता है। तो बोल रहा है यदि कार्य की मात्रा में 50% की और वृद्धि हो जाए, मतलब कार्य को लास्ट में आधा और बढ़ा दे, 50% का वृद्धि का मतलब जितना काम था आधा और बढ़ा दे उस काम का, तो उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे। आप ये बात समझिए कि 7/8 कार्य समाप्त हो चुका है। अगर 7/8 कार्य को समाप्त करने में 21 दिन लगता है तो पूरा कार्य समाप्त करने में, मतलब एक कार्य पूरा, तो हम कह सकते हैं 21/7 × 8, मतलब 24 दिन। 24 दिन उसको पूरा कार्य समाप्त करने में लगेगा, ये तो तय बात है। लेकिन 50% अगर कार्य बढ़ जाए तो 24 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा, और 50% कार्य और करना है तो 12 दिन और लगेगा। तो 12 को तो इधर लिख दीजिए कि 12 दिन उस 50% कार्य को समाप्त करने में लगेगा। क्लियर? 24 दिन कार्य करना था, काम अभी 21 दिन तक हुआ है। क्यों? क्योंकि 7/8 कार्य हुआ है। अगर 3 दिन और कार्य कर लेता तो पूरा काम हो जाता, तो 3 दिन कार्य अभी और बचा हुआ है। 3 दिन जो शेष बचा हुआ है कार्य वो, और अगले 12 दिन और लगेंगे 50% कार्य समाप्त करने के लिए, तो कुल कितना हो जाएगा? 15 दिन। और यही मेरा सही जवाब है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता दिया, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा हो सकता था अगर टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से लेके चलते। हालांकि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट ही है, बट ट्रिक ये है कि हमको कुछ नहीं करना था। 7/8 भाग को 21 दिन में करते हैं तो एक कार्य निकालने में पूरा कार्य 24 दिन में होता है। काम 21 दिन तक किया है, 3 काम और बचा है। ठीक है, तो 3 काम को करना था। और दूसरी बात ये था कि 50% कार्य और बढ़ा दिया, मतलब 24 दिन में पूरा कार्य करता है तो आधा कार्य करने में 12 दिन और लगेगा। तो 12 दिन वो जो आगे करना है और 3 दिन जो अभी करना ही है उसको, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 12 और 3 15 दिन। तो इस तरह आज मेरा ये 2021 के सीरीज को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया, लगभग 58 से 60 क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है, और ये सीसेट क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी है। अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं एग्जाम में, उसके बाद अगर आप पैसेज कम्युनिकेशन को क्वेश्चन को ना भी बनाएं तो आपका सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। तो आप मैथ रीजनिंग को ही केवल आप बहुत अच्छे से करके जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो आप चाहे तो मैथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन उसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पूछा जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट आप अपना मजबूत रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, आगे हम 2020 के भी एपिसोड को लाने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। जब तक आप हमारे 6 सीरीज जो हुए हैं, इस 6 सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे ये पता लगता है कि आपको क्या क्या और डाउट हो रहा है या आपकी क्या क्या डिमांड है। मतलब अगर आप, कई बच्चे बोलते हैं कि मुझे इस तरह के और सीरीज चाहिए, या मान लेते कुछ बच्चे कहते हैं कि 2021 के भी प्रश्न को करा दीजिए, तो हम लोग फिर उस पर कोशिश करते हैं कि हम उसको जल्दी करा दें। तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों को शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, आपको समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।